by the charged particle. Magnetic force experienced by the magnetic force experienced by the moving charge particle in uniform magnetic field. ये आपका हेडिंग होगा, moving charge particle in a uniform magnetic field. आगे आ जाए अनिरुद्ध, क्या नहीं तो आ जा, आज जल्दी आ बेटा, टाइम मत वेस्ट करो। अरे इसको भी इधर ले आ, सामने मुझे कॉर्नर पर बैठेगा। Magnetic force experienced by the moving charge particle in uniform magnetic field. अनुरुद्ध इधर आ जाओ, वो उधर आ जाओ। Let a charge particle of mass m is moving in a uniform magnetic field B with velocity v, making an angle theta with the field, making an angle theta with the field. The charge लिखा ना, इसके साथ क्यों लिखी है? Let a charge क्यों particle, charge particle क्यों charge ऐसे करना पड़ेगा? Having charge क्यों करें? Of mass m is moving in a uniform magnetic field with velocity v at an angle theta with the field. जैसे ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल इधर एंटर किया इसमें किसी वेलोसिटी v से, किसी एंगल थीटा से, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यों? डायग्राम बना लो सर। एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया किसी वेलोसिटी v के साथ, किसी एंगल थीटा के साथ। बना लिया क्या सबने? देखो, देन इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, जब एंटर करेगा देन इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स F which depends on the following factors, which depends on the following factors. ये फोर्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। कौन कौन से फैक्टर? ये वाली शीट क्लियर कर दो। एक मिनट सर। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया मैंने। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, वो फोर्स किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो मुझे अब नोट करवाना है। तो नंबर 1, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको।
साथ साथ लिखा करो। नंबर 1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। सेकंड, दूसरा फैक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी। तीसरा, जो ऑब्जर्वेशनल था, लॉरेंस साइंटिस्ट था जिसने इसको ऑब्जर्व किया था। लॉरेंस, स्पेलिंग अलग भी हो सकती है लेकिन नाम यही है, लॉरेंस। तीसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट। इसको मैं ऐसे v के नीचे परपेंडिकुलर का साइन भी लगा सकता हूँ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, उसी डायग्राम पे मैं वापस आ रहा हूँ आपके वी पास साइन बता। थीटा। v के साथ ये v वेलोसिटी थी ना, एंगल थीटा, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं वेलोसिटी के। एक तो v cos थीटा और एक v sin थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज v sin थीटा। इसके साथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये जो v परपेंडिकुलर मैंने लिखा, उसकी जगह पे मैं v sin थीटा लिख सकता हूँ। और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उसको ऐसे लिखते हैं, पैरेलल के साइन के साथ, v cos थीटा। हम डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो आपके पास बनेगा बी क्यू बी परपेंडिकुलर, या मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं बी क्यू वी साइन थीटा प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करोगे तो कांस्टेंट आएगा बी क्यू वी साइन थीटा। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई वो 1 कैलकुलेट की गई। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड, और वो किसके इक्वल आई, 1 के। तो फिर मेरा ये फॉर्मूला क्या बन गया, पी क्यू वी साइन थीटा। इसको अब याद रखना आपने, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, बी क्यू वी साइन। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, बी क्यू वी साइन। नोट कर लो बेटा पूरी चीज। बी क्यू वी साइन, नोट कर लो तो बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। कर लिया सबने यहाँ तक, ओके। प्रोपोर्शनैलिटी वाला कांस्टेंट इस केस में 1 कैलकुलेट किया, लेट नहीं किया। साइंटिस्ट भी इसको कैलकुलेट करते हैं कि ए की वैल्यू क्या आई, वो वैल्यू 1 आई। तो आपके पास अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी क्यू वी साइन थी, बी क्यू वी साइन थी। इसमें क्यू तो कांस्टेंट है, चार्ज, फोर्स एक वेक्टर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाता है ना, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो नाउ इट बिकम्स बी क्रॉस डी।
तो जब दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप स्क्रू रूल यूज करते हो। वो स्क्रू रूल क्या है, ध्यान से देखो। अगर V इधर है और B इधर है, आप B से B की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, और क्लॉक घर के अंदर लगती है तो फोर्स की डायरेक्शन पेपर के इनवर्ड होगी और परपेंडिकुलर होगी। अगर आप B क्रॉस B ले रहे हो, ये वाली डायरेक्शन देखो, घुमा के देखो, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी ना, वो B के भी परपेंडिकुलर होती है और B के भी परपेंडिकुलर होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ। अब ये दोनों इस पेपर पे है, मेरे पास बोर्ड पे है, तो फोर्स की डायरेक्शन या तो बोर्ड के अंदर होगी या बोर्ड से बाहर होगी। तो वो आपको बताएगा स्क्रू रूल। आप ऐसे स्क्रू घुमाते हो ना, तो स्क्रू अंदर जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू बाहर आता है। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? चाहे तो आप थंब रूल से निकाल लें, राइट हैंड थंब रूल से, फिंगर को V से B की तरफ घुमाओ, थंब विल गिव द डायरेक्शन, या आप स्क्रू रूल से कर लें, या आप ऐसे याद कर लो, क्लॉक घर के अंदर लगती है तो इनवर्ट टू द पेपर, एंटी बाहर, आउटवर्ड टू द पेपर। वो आपके, हाँ आंटी बाहर, वो आपके ऊपर है भी आप कौन सा रूल लगाते हो। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर परपेंडिकुलर टू V भी आ रही है, परपेंडिकुलर टू B भी आ रही है। इस केस में इनवर्ट टू द पेपर आ रही है। अगर ऐसे होता, मान लो B इधर है और पार्टिकल इधर एंटर करता है V, तो ऐसे घुमाता ना V क्रॉस B, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था। उस केस में फोर्स आउटवर्ड टू द पेपर है, फोर्स इज आउटवर्ड टू द पेपर। Yes, direction of the force, magnetic force is given by Maxwell screw rule. Maxwell साइंटिस्ट का नाम है, उसने स्क्रू रूल दिया था। तो आप एक कोई रूल लिख दो, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल, इट इज गिवन बाय मैक्सवेल स्क्रू रूल। फोन बंद कर देगा बेटा, फोन तो नहीं होना, कहाँ है फोन? एक्शन ऐसे कर रहा था, ये फोन देखना। ओके, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर देख बेटा, तू देख, तेरा इधर देखना जरूरी। 2 टेस्ला, इसमें एक पार्टिकल जिसका मास 10 ग्राम है, जो 2 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पे एंटर कर, 30 डिग्री के एंगल पे। आपको बताना है कितनी मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगी, और उसके ऊपर चार्ज भी आपको देना पड़ेगा मुझे। लेट 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से एंटर हुआ किसी एंगल 30 पे, तो इस फॉर्मूले को सीधा सीधा लगा दो बस, P क्यू V साइन थीटा। B कितना, 2 टेस्ला, माइक्रो को कूलम बना लो, वेलोसिटी 2, मास का रोल नहीं है इसमें, जैसी दे दी आपको। और साइन 30 कितना होता है, हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन, या 2 माइक्रो न्यूटन, 2 माइक्रो। इट इज द मैग्नेटिक फोर्स experienced by the charge 30। कुछ ना कुछ किसी को इसमें नहीं। देखो, पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री पाथ को ही बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल
in uniform magnetic field। ये आर्टिकल तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड के अंदर थ्योरी के हिसाब से। थ्योरी आनी नहीं है, तो इस आर्टिकल को समझो, इसके रिजल्ट को अच्छे से ध्यान में रखो। लेट a charged particle having charge Q and having mass M enter in a uniform magnetic field B with velocity V at an angle theta with the field। सब कुछ वही लिख लिया हमने जो पहले लिखा, at an angle theta with the field। It experience magnetic force F which is given as F is equal to mv, सॉरी F का फॉर्मूला क्या आया था, v क्यू वी, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ v क्यू वी परपेंडिकुलर। देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर हुआ। अब मुझे ये चेक करना है कि ये इसके अंदर जाके इसके पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या ये सीधा निकल जाएगा, क्या ये घूमने लग जाएगा, या किसी और पाथ से मूव करेगा। जब ये फील्ड में एंटर करेगा उसके बाद इसका पाथ कैसा होगा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपने बना ही लिए। एक कंपोनेंट क्या था v cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या था v sin थीटा। अब 11th में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, उसको घुमाना शुरू कर देती है। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो पेपर के इनवर्ड लग रही है, इस वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण है, इस कंपोनेंट के कारण है, इसी के कारण है ना। और लग किधर रही है, नॉर्मल टू द पेपर। तो जब आपने कभी 11th में पढ़ा होगा इस सर्कल में फोर्स हमेशा इधर लगती है सेंटर की तरफ, बॉडी इधर मूव कर रही होती है, तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, याद है ना। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के साथ क्या परपेंडिकुलर है, तो वो कैसे काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और पार्टिकल को घुमाना शुरू करेगी। देखो ये लाइन यहां तक बना लिया, डायग्राम सबने लिख लिया सब कुछ। आप ये लिखिए, एज द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स as magnetic force F is perpendicular to V sin theta, so it acts as a centripetal force। And क्या लाइट है बेटा, चलो बोल देता हूं मैं, एज magnetic force F is perpendicular to V sin theta, so it acts as a centripetal force and revolve the particle in a circle। बोल तो रहा हूँ यार, तुम तो क्लास में बैठे हो। revolve the particle in a circle, revolve the particle in a circle of radius
ये इतना लिख लो, फिर शीट चेंज कर दो। As F is perpendicular to V sin theta, so it acts as a centripetal force and revolve the particle in a circle of radius r. In a circle of radius r. शीट क्लियर कर दो। तो एम बी क्यू बी साइन थीटा आपके पास कैसे एक्ट करेगा? एम बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय रेडियस, वी साइन बी परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा का स्क्वायर बाय आर। दिख नहीं रहा क्या ये आपको? साइड कम कर दो एक अभी। दिख रहेगा ये सबको? या रेड पेन करके देखो। क्या कह रहे हो? ऐसे इसमें नहीं होता है। तो यहां से देखो कुछ कटता है क्या? v साइन थीटा से एक v साइन थीटा कट जाएगा। b क्यों क्या हुआ? सर रेड कम दिख रहा है। यही चलेगा मेरा। एक बार अब ये नेक्स्ट में होगा, इतना नोट कर लो। v साइन थीटा को मैंने v साइन थीटा से काट दिया, तो b क्यू क्यू स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। b क्यू मेरे पास क्या बनेगा? m v साइन थीटा बाय r। यहाँ तक नोट कर लो। एम वी साइन थीटा बाय आर। यहाँ से आप रेडियस निकाल लो सर्कल का, ये बनेगा एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। यहाँ तक नोट कर लो। बस ये तो दिख रहा है। हाँ? वो अपने आप ही आ जाता है इसमें, मैंने नहीं किया। इतना समझ में आ गया? तो क्या उसका पाथ सर्कुलर होगा? अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि फील्ड इधर है, फील्ड इधर है, ये कंपोनेंट इधर है v साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इधर है v cos थीटा। इस कंपोनेंट को तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, ये तो ऐसे घूमने लग जाएगा ऐसे पार्टिकल। बट v cos थीटा क्या करेगा? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं देगा, बट उसको आगे लेके जाएगा। तो इसका पाथ हेलिकल पाथ है। पहले आप एक लाइन लिखोगे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने तो आपको क्या हेल्प की? घुमाने के लिए पार्टिकल। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है वो उसको ट्रांसलेट करेगा। लिखिए पैरेलल कंपोनेंट, द पैरेलल कंपोनेंट, थैंक यू, कंपोनेंट v cos थीटा translate the particle, translate the particle in the direction of field, in the direction of field। अगर सिर्फ यही कंपोनेंट होता ना v sin थीटा, फिर तो पार्टिकल सर्कल में घूमता। इसके पास दो कंपोनेंट है, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। इसके कारण तो उसको मिल गई सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन v cos थीटा उसको क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन में भी मूव करवा रहा है। तो फिर ये पार्टिकल घूमता घूमता ऐसे जाएगा। इस पाथ को बोलते हैं हेलिक्स या हेलिकल पाथ। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो हेलिकल पाथ से बाहर निकले घूमता हो। द पैरेलल कंपोनेंट वी सब वी cos थीटा ट्रांसलेट द पार्टिकल, ट्रांसलेट होता है अपनी डायरेक्शन में मूव करवाना पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, हेंस particle move in a helical path।
पार्टिकल मूव इन ए हेलिकल पाथ, ये वाला डायग्राम बना दो। दिस इज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को सेंड करोगे, उसका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, हेलिकल हो जाएगा। मोशन विल बी हेलिकल। बना लो यहाँ तक बेटा। स्प्रिंग टाइप होता है, जैसे सोलिनॉइड वैसा होता है। बना लिया क्या सबने? ओके, अब आप एक दो क्वेश्चन का आंसर दो। ये मेरे पास एक फील्ड है, क्रॉस वाला फील्ड किधर होता है पता है ना सबको? इनवर्ट टू द पेपर होता है और परपेंडिकुलर टू द पेपर होता है। ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है, जिसकी वैल्यू है लेट 10 टेस्ला। और एक पार्टिकल यहाँ पर पड़ा हुआ है पहले, ऑलरेडी पार्टिकल इज हियर। क्या कह रहे हो? चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल चार्ज है, उस पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। अभी वो रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी बेटा। आपने अभी 3 फैक्टर किए थे, मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा। जब वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। इस केस में इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। बट अगर मैं इसको कोई वेलोसिटी देता हूँ, लेट मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, यहां से हिट कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। पहले तो ये बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? वो लगेगी बी क्यू वी साइन 90 बन रहा है, देखो ध्यान से। बी क्यू वी साइन 90, फील्ड इज इनवर्ट, वेलोसिटी पेपर पे है, साइन 90 1 हो गया। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? बी क्यू। अगर एंगल 90 होता है तो इसका पैरेलल कंपोनेंट 0 नहीं हो जाएगा? पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होता है? v cos थीटा। cos 90 0 होता है। इट मींस अब ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, अब सिर्फ सर्कल में घूमेगा। यस, इस जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो तो ये पार्टिकल प्योर सर्कल में घूमेगा। रीजन, इसके पास v cos थीटा ही नहीं है। v cos थीटा नहीं है तो ये पैरेलल तो जाएगा नहीं। अगर होता तो फिर ये घूमता घूमता जाता। अब ये सिर्फ सर्कल में घूमेगा। और आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ? आपने अभी एक फॉर्मूला किया था भूल के ना, तो यहां से निकाल लेना। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसको आप कर दो mv²/r। अब तो कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, ही नहीं कंपोनेंट। तो यहां से एक v से v कट गया, रेडियस क्या हो गया? mv/b क्यू। m मैंने मास नहीं लिया, यहाँ ले लो 1 ग्राम ले लो। अब मास भी है, वेलोसिटी भी है, b भी है, क्यू भी है। आप इसका रेडियस निकाल सकते। यू कैन इजिली कैलकुलेट द। समझ में आया ये? कब हेलिकल होगा और कब सर्कुलर होगा बता सकते हो क्या सब लोग? वेरी गुड। मैं यहाँ केस बनाता हूँ, आप बताना। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब आप ये बता दो, इनमें एंगल 90 है, पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। ऑप्शन सर्कुलर, हेलिकल या स्ट्रेट लाइन। ए, बी और सी। इसका आंसर आएगा ए। स्ट्रेट लाइन की बेटा अभी तो बता रहा हूं मैं। अगर फील्ड बी के परपेंडिकुलर होगा तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगी, बट पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा। कंपोनेंट तो आप किसी एंगल पे बनाते हो ना। दूसरा केस, अगर बी इधर है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है,
तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना, तो ये सीधा ही निकल जाएगा। तो पाथ कैसा रहेगा अब, स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ दो केस में रहेगा, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगी तो फिर पार्टिकल जिधर जा रहा है बस, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है 10 टेस्ला, एक पार्टिकल इधर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, जैसे ही फील्ड से बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। पहला ऑप्शन 10, ग्रेटर देन 10, लेस देन 10। बोलो, ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल टू 10। बेटा जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, और जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगी तो स्पीड चेंज नहीं होगी। आंसर इज 10। आंसर इज, कर लोगे ये चीज। और अगर ये वाला फील्ड इधर है और वेलोसिटी वेक्टर ने कोई एक्यूट एंगल बना लिया तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इट विल मूव लाइक अ हेलिकल। ये कौन से पाथ से जाएगा, ये हेलिकल पाथ से जाएगा, इट विल मूव लाइक अ हेलिकल। क्लियर हो गया सबको। अब कुछ फॉर्मूले नोट करो जो न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं। एक तो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला होगा mv sin थीटा बाय बी क्यू। जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब उसमें थीटा की वैल्यू 90 होगी तो साइन 91 हो जाएगा, 0 होगी तो रेडियस 0 हो जाएगा। ये आपने ड्राइव किया, आप चेक कर लो अपने नोट्स में। ये दूसरा आपसे पूछते हैं टाइम पीरियड, जब वो घूमने ही लग गया तो एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। चाहे वो हेलिकल पाथ में, एक सर्कल तो पूरा फिर भी कर रहा है ना, हेलिकल पाथ में वो आगे जा रहा है लेकिन सर्कल तो पूरा करके जा रहा है ना आगे। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस बाय वेलोसिटी का कंपोनेंट जो उसको घुमा रहा है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है, v sin थीटा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, 2 पाई, रेडियस तो मैंने निकाल ही दिया ऊपर, mv sin थीटा बाय बी क्यू, और ये v परपेंडिकुलर भी क्या है, v sin थीटा। ये v sin थीटा से v sin थीटा जाएगा 2 पाई m बाय बी क्यू। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, क्योंकि मास भी नहीं चेंज होगा, बी भी आपने को यूनिफॉर्म लिया है, चार्ज भी आपको पता है, तो एक चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा ना वो कांस्टेंट है। चाहे वो हेलिकल पाथ हो, चाहे वो नॉर्मल पाथ, चाहे वो हेलिकल पाथ हो, चाहे वो नॉर्मल पाथ हो, टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई m बाय बी क्यू। गेटिंग इट। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पिच, लास्ट रहेगा आज का टॉपिक, व्हाट इज पिच। अब पिच क्या होती है पहले समझना पड़ेगा, फिर इसका फॉर्मूला। जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो यहां से चला, ये पार्टिकल ने एक साइकिल पूरा किया यहाँ पर, ऐसे किया ना, फिर अगला साइकिल पूरा किया यहाँ पर। तो एक साइकिल पूरा करने में पार्टिकल कितना आगे गया, ट्रांसलेट हुआ, उसको पिच बोलते हैं। पिच क्या होता है, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, अब जो बच्चे क्लास में वो देख लो, अगर मैं इसको एक राउंड घुमाता हूँ तो ये पेन कितना ऊपर जाता है। या अगर आपके पास स्क्रू हो, सबके हाथ में पेन है ना जो कनेक्टेड है, वो क्या करें, एक पेन के ऊपर कोई भी निशान को फिक्स कर ले और इसको घुमाएं अपने हाथों में पकड़ के, जब वापस ये वाला निशान आएगा तो एक साइकिल पूरा हो जाएगा। उस वक्त पेन मूव करके यहाँ पहुंच चुका होगा। कितना ट्रांसलेट किया पेन, उसको पिच बोलेंगे।
एक साइकिल में ऐसे पकड़ लो पेन को और ऐसे घुमाओ, एक साइकिल में ये तो ऊपर से स्क्रू नहीं जाता आगे। जाएगा, करेगा तो जाएगा, पकड़ के रखेगा तो नहीं जाएगा, नहीं घुमा, लूज पकड़ेगा तो नहीं जाएगा, टाइट पकड़ थोड़ा सा, तो ये फिर मूव करता है टाइट पकड़। तो पिच क्या हुआ, नोट करो सब बच्चे, पिच, हेडिंग बना लो, पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। इट इज द horizontal distance, horizontal distance covered by the particle in a time equal to time period, in a time equal to time period। मतलब एक पूरे साइकिल में वो कितना ट्रांसलेट हुआ, पूरे साइकिल में वो कितना ट्रांसलेट हुआ। एक मिनट, कौन है, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो, अच्छा, तो फिर मेरी आगे 5 o'clock क्लास होगी सर, 5 to 6 मेरी क्लास है नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे ये हेलिकल पाथ था ना, यहाँ से बॉडी चली, जैसे आप हेलिक्स बना के देख लो, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो एक साइकिल पूरा हो जाएगा। इस डिस्टेंस को पिच बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसको किसने कवर करवाया, वी कॉस थीटा ने, कितने टाइम में, टाइम पीरियड में। एस इजिकल टू क्या होता है, यूटी होता है ना। ओरिजोनटली कौन सा कंपोनेंट था, वी कॉस थीटा, और कितने टाइम में, टाइम पीरियड के बराबर। टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो पिच ऑफ द हेलिक्स क्या हो गया, वी कॉस थीटा 2 पाई m/b क्यू, दिस इज योर पिच ऑफ द हेलिक्स। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपके 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नेटिक फोर्स का, एक रेडियस का, एक टाइम पीरियड का, और एक पिच का। इन सबको आपने प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको ट्राई करना है। अब क्लास मंडे को होगी, कल कंपटीशन क्लास है। ओके बेटा, थैंक यू।